हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो ऑफ अल्फा स्ट्रैटेजीज। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे जो चेंजेस हुए हैं गेट 2021 से, जो भी चेंजेस इंट्रोड्यूस हुए हैं गेट में और उनका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है। काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हुई हैं गेट में, तो हम इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड द फोकस ऑफ दिस वीडियो विल बी प्राइमरीली ऑन गेट ओनली। सो जो भी मैं बातें कहूँगा रिगार्डिंग सिलेबस, रिगार्डिंग प्रिपरेशन, दैट विल बी एप्लीकेबल टू गेट, राइट। सबसे पहले बात करते हैं तो गेट में जो चेंजेस हुए हैं। पहला चेंज की जो आईआईटीज और आईएससीज जो डिसाइड करते हैं उन्होंने अलाउ किया है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स भी एग्जाम को दे सकते हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ फाइनल ईयर एंड अबव, मतलब फाइनल ईयर स्टूडेंट्स और जो पास आउट स्टूडेंट्स हैं वो दे सकते थे। लेकिन इस साल से गेट 2021 से अलाउ किया गया है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स जो हैं सेकेंड लास्ट ईयर में अपने इंजीनियरिंग में जो हैं वो भी गेट को दे सकते हैं। अब इसके क्या फायदे हैं या क्या एडवांटेज हो सकते हैं। सबसे पहले हमें पता है कि गेट का जो स्कोर है वो 3 साल के लिए वैलिड होता है, ठीक है। तो एक तो मुझे जो समझ में आ रहा है एडवांटेज वो ये है कि आप एक बार एग्जाम का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ठीक है। हालांकि ये आपको समझना पड़ेगा कि अगर आप थर्ड ईयर में एग्जाम दे रहे हैं तो ऑब्वियसली आप इसको यूज करके डायरेक्ट उस साल पीएसयूज में तो नहीं एलिजिबल होंगे, बिकॉज पीएसयू रिक्वायर योर डिग्री सर्टिफिकेट या कंप्लीशन, आपका डिग्री का जो भी है वो फाइनल वो एक रिक्वायरमेंट होता है। बट आप उस गेट स्कोर को आगे चल के यूज कर सकते हैं क्योंकि 3 साल तक वैलिड है और मान लीजिए आपका स्कोर या रैंक अच्छा आता है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। प्लस एक एक्सपीरियंस वाला फैक्टर है कि आपने मेनली टारगेट फाइनल ईयर में किया है, तो आप थर्ड ईयर में बैठ के थोड़ा सा एक्सपीरियंस ले सकते हैं एग्जाम का कि किस तरीके से एग्जाम होता है, क्या गलतियां हो सकती है। तो एक्सपीरियंस एनरिच करने के लिए जो मुझे समझ में आया स्पेशली फॉर एस्पिरेंट्स वो एक ये पॉइंट है। अब बात करते हैं सेकेंड चेंज की, कि जो एकदम नया चेंज है कि अब 2 पेपर में आप बैठ सकते हो। अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की तो 2 नए पेपर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं। अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग को प्राइमरी बोलूं तो सेकेंडरी जो पेपर्स डेजिग्नेट हुए जिसमें कि सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो हैं थर्ड ईयर एंड अबव, थर्ड ईयर फाइनल ईयर और पास आउट स्टूडेंट बैठ सकते हैं। तो पहला पेपर है आपका एग्रीकल्चर एंड प्लानिंग का एंड सेकेंड पेपर है आपका एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग का, ठीक है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, ठीक है। तो अगर गेट के पर्सपेक्टिव से मैं बात करूं, लाइक स्पेशली फॉर जॉब पर्सपेक्टिव से कि पीएसयूज हैं या रिसर्च में इसरो है या बार्क है, कि आप तैयारी भी कर रहे हैं अगर, ठीक है, जैसे उनका एग्जाम अलग होता है, तो अगर सिलेबस वाइज अगर मैं बात करूं तो आपका फोकस सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग पे होना चाहिए। बिकॉज ये जो 2 पेपर्स इंट्रोड्यूस हुए हैं मुझे ऐसा लगता है कि ये मोर ऑन रिसर्च अपॉर्चुनिटीज ओपन अप करने के लिए और जो कन्वेंशनल ब्रांचेस हैं उनको थोड़ा और डाइवर्सिफाई करने के लिए। जैसे मैक्सिमम बच्चे सिविल इंजीनियरिंग में जाते हैं तो एक स्पेशल सब्जेक्ट जो इन्होंने ऐड किए हैं एग्रीकल्चर वाला और एनवायरमेंटल साइंस वाला, उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये है कि आप ये ब्रांचेस भी के थ्रू भी दे सकते हैं और आपके लिए रिसर्च अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी ओपन अप हो जाएंगी। मान लीजिए कि आपका सिविल इंजीनियरिंग में स्कोर अच्छा नहीं आता है या रैंक अच्छा नहीं आता है, लेकिन आप एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग में बैठे और आपका स्कोर अच्छा आया, तो आप जैसे आईआईटीज में सीट्स होती हैं उसमें डायरेक्ट आपको जो एडमिशन मिलेगा इन ब्रांचेस में, उसमें आप इजीली अच्छा अपॉर्चुनिटी सिक्योर कर पाओगे। जैसा कि पर्टिकुलरली मैं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग एंड साइंस की बात करूँ तो रिसर्च में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती है आफ्टर एमटेक फॉरेन में। तो अगर आपने आईआईटी से उसमें एमटेक किया है तो ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, यूएस में, यूरोप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज थ्रू और आपके प्रोफेसर जो होते हैं वहाँ वो उनके थ्रू आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। ऐसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल किया था कॉलेज से। तो ऑब्जेक्टिव अगर जॉब के पर्सपेक्टिव से बात करें तो आपका फोकस पूरा सिविल इंजीनियरिंग प्राइमरी पे होना चाहिए। और अगर आप देना चाह भी रहे हैं दूसरा पेपर उसके साथ 2 पेपर में अगर आप बैठना चाहते हैं तो वो प्योरली ये रहेगा कि आपका रिसर्च और एमटेक की जो अपॉर्चुनिटीज है वो ओपन अप करेगा। आप पहली बार गेट में बैठ रहे हैं तो हमें आपके लिए एडवाइस यही होगा कि आप पूरा फोकस जो है आपके प्राइमरी पेपर पर रखें, बिकॉज उसमें ही टाइम लगता है सिलेबस कवर करने में और चीज़ों को क्लियर करने में। और मान लीजिए कि कोई ऐसा एस्पिरेंट है जो दूसरी बार बैठ रहा है, तीसरी बार बैठ रहा है, उसके पास टाइम है, तो उनको डेफिनेटली एडवाइस करूंगा मैं कि दूसरे पेपर में आप बैठो, उसको अटेम्प्ट करो, उसका सिलेबस पढ़ो और हो सकता है उसमें कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। और फर्स्ट टाइम एस्पिरेंट्स के लिए भी अगर बैठना चाहते हैं तो बैठें दोनों पेपर में, सिविल तो बैठेंगे, उसके साथ दूसरे में जो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करके आप पेयर हो सकते हैं। बट फोकस हमेशा सिविल पर रखिए जहाँ तक आपका एक अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छा पीएसयू के जॉब का को लेकर बात करें, क्योंकि डेफिनेटली इन 2 ब्रांचेस को अगर मैं देखता हूँ तो एज सच पीएसयू में आपको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी जहाँ तक मेरी समझ है। इसलिए जॉब वाइज आपका पर्सपेक्टिव जॉब को लेके तो आप फोकस सिविल पर रखिए, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बोला कि सेकंड अटेम्प्ट वाले थोड़ा सा अफोर्ड कर सकते हैं, थर्ड अटेम्प्ट वाले जैसे सोच रहे हैं जिनके पास टाइम है, दे कैन अफोर्ड एंड दे कैन एक्चुअली फोकस ऑन द अदर पेपर। उनका जो बचा हुआ सिलेबस है तो उसमें बचे हुए टॉपिक्स आप खुद से कवर करके और आप उस पेपर में बैठ सकते हैं, ठीक है।
और एक इस बार पेपर जब होंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं एग्जैक्टली इन दो नए पेपर्स में। तो आपको थोड़ा सा वेट भी करना पड़ेगा इस बार का पेपर देखने के लिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है उसमें। अब बात करते हैं पैटर्न में क्या चेंजेस हुए हैं। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे प्रोमिनेंट चेंज है वो है कि मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन। आपके नॉर्मल जो क्वेश्चंस अभी तक होते थे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते थे कि 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट है और उसमें नेगेटिव मार्किंग है अगर सही नहीं है तो, और अगर सही है तो फुल मार्किंग है। लेकिन मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 4 ऑप्शंस में मल्टीपल करेक्ट हो सकते हैं। एक भी करेक्ट हो सकता है, 2 भी करेक्ट हो सकते हैं, 3 भी करेक्ट हो सकते हैं और चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो इस चेंज का क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये चीज ध्यान देने वाली है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है। पार्शियल मतलब अगर ए बी सी सही आंसर है और आपने ए और बी लगाया तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। आप सारे ऑप्शन सही लगाएंगे, ए बी सी है तो ए बी सी, 2 ऑप्शन हैं बी सी तो बी सी, तो अगर आप सही लगाते हैं सारे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, अदरवाइज आपको 0 मार्क्स मिलेगा। और एक चीज ध्यान देने वाली है कि पेपर जो नोटिफिकेशन निकला है गेट का जो सिलेबस है डिटेल्ड, उसमें क्लियरली कहा गया है कि नोटिफिकेशन में कि पेपर में हर एक पोर्शन में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इवन जनरल एप्टीट्यूड में भी हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। ठीक है, तो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है क्योंकि मल्टीपल सिलेक्ट में आई कैन से कि थोड़ा सा टफ होता है एज कम्पेयर टू एमसीक्यू, बिकॉज एमसीक्यू में आप एलिमिनेट कर सकते हैं। एक ऑप्शन आपको दिख रहा है सही, ये 3 गलत लग रहे हैं तो आप चौथा मार्क कर सकते हैं। लेकिन एमएसक्यू जो है मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में अगर आपको सारे ऑप्शन के बारे में नहीं पता है तो आप सही आंसर मार्क नहीं कर पाएंगे और पूरे मार्क्स नहीं ले पाएंगे। तो थोड़ा सा चैलेंजिंग तो मैं मानता हूं इस चीज को। अब बात करते हैं आगे, इसका इम्पैक्ट मैंने आपको बता दिया, इसको कैसे प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताऊंगा आगे इस वीडियो में। अब बात करते हैं क्या क्या सिलेबस में एडिशंस हुए हैं। तो सबसे पहले ये चीज समझिए आपकी गेट ने इस साल के नोटिफिकेशन में सिलेबस ऐड भी किया है बहुत सारे सब्जेक्ट्स में सिविल इंजीनियरिंग में, और रिमूव भी किया है सब्जेक्ट से। तो मैं इस वीडियो में प्राइमरीली आपको बताऊंगा कि क्या क्या एडिशन हुए हैं सिविल इंजीनियरिंग में। रिमूवल की मैं बात नहीं कर रहा हूं बिकॉज हम सिर्फ गेट के लिए तो पढ़ते नहीं है। मान लीजिए आप सिविल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं तो सिर्फ गेट के लिए आप नहीं पढ़ते हैं, आप दूसरे एग्जाम्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ, फिर इसरो हुआ, बार्क हुआ, इनके लिए भी पढ़ते हैं। तो मैं एडवाइस नहीं करूंगा कि जो डिलीट हुआ है गेट से कि आप उसको ना पढ़ें। डेफिनेटली आपको इसको पढ़ना है क्योंकि वो दूसरे एग्जाम्स में आएगा। हालांकि कुछ ऐसे लोग जो सिर्फ गेट पे फोकस कर रहे हैं उनके लिए मैं डिस्कस करूंगा अभी आगे कि पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए। प्राइमरी फोकस ये रखिए कि सब चीज़ पढ़ लीजिए, जो भी सिलेबस रिमूव हुआ उसको भी पढ़िए, मैं बताऊंगा क्यों उसको पढ़िए, और जो एडिशन हुआ उसको तो आपको डेफिनेटली पढ़ना ही है। अब सिविल इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से मैं बात करता हूँ तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है उसमें वाइब्रेशन का एक टॉपिक ऐड हुआ है जिसको हम बोलते हैं वाइब्रेशन ऑफ अनडैम्ड सिंगल डिग्री ऑफ ऑसिलेशन। इसका मतलब अनडैम्ड सिंगल डिग्री ऑफ ऑसिलेशन जो है डायनेमिक्स में आता है, ये वो ऐड हुआ है। ज़्यादा मुश्किल टॉपिक नहीं, छोटा सा टॉपिक है, एक पेज के सिंपल नोट्स भी बन जाते हैं उसमें, तो वो चीज़ ऐड हुई है। अब बात करते हैं कि सॉइल में क्या एडिशन हुए हैं। तो पाइल अंडर लैटरल लोडिंग, तो बेसिकली लैटरल लोडिंग जो होती है पाइल के अंडर, उसके वो टॉपिक ऐड हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं एनवायरनमेंट में, तो रीयूज एंड ऑफ सीवेज, ट्रीटेड सीवेज जो होता है, ट्रीटेड सीवेज का जो रीयूज है वो चीज़ ऐड हुई है। मुझे जितना समझ में आता है टॉपिक को देख के तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। न्यूमेरिकल मुझे लगता नहीं कि इससे ज़्यादा पूछा जाएगा। जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ट्रीटमेंट के बाद उसकी एप्लीकेबिलिटी कहाँ कहाँ हो जाती है, जैसे कि टर्शियरी यूज़ के बाद डायरेक्टली डिस्चार्ज करते हैं, या सेकेंडरी यूज़ के बाद उसको इरिगेशन में यूज़ कर सकते हैं, गार्डन्स में यूज़ कर सकते हैं, ये चीज़ें इसमें ऐड होगी। ठीक है, अब फ्लूइड मैकेनिक्स में बात करूँ तो लिफ्ट एंड ड्रैग ऐड हुआ है। लिफ्ट एंड ड्रैग जो होता है इन फ्लो कोई भी ऑब्जेक्ट पे लिफ्ट और ड्रैग जो लगता है, ये ईएससी में तो ऑलरेडी है, गेट में इस बार पहली बार इंट्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि सिलेबस एडिशन का डिलीशन का क्या इम्पैक्ट है। जैसा कि मैंने कहा वो एस्पिरेंट जो सभी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं उनको सब कुछ पढ़ना है, और जो नया ऐड हुए हैं उनको गेट के लिए स्पेसिफिकली पढ़ना है। अब बात करते हैं ऐसे एस्पिरेंट जो सिर्फ गेट के लिए पढ़ रहे हैं, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप कुछ भी चीज़ जो डिलीट हुई है उसको अभी एकदम से मत छोड़िए, क्योंकि आप ये बात को समझिए कि मान लीजिए जैसे कि सोम में कोई चीज़ हटी है, थ्योरीज ऑफ फेलियर हटा है, तो हो सकता है उसका रिलेशन किसी और टॉपिक से हो, तो वो टॉपिक तो आ रहा है, अगर आपको टर्म्स नहीं पता है थ्योरीज ऑफ फेलियर के तो आप वो दूसरा वाला पार्ट भी नहीं कर पाएंगे। मतलब ऑल्दो एक चीज़ डिलीट हुई है लेकिन उसका अगर कनेक्शन किसी और पार्ट से तो वो वहाँ पूछा जा सकता है। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरीके से कनेक्शन है टॉपिक्स के बीच में, तो आप सारा के सारा पढ़ लीजिए, जो एडिशन है उसको पढ़ लीजिए, डिलीशन को एकदम से मत हटाइए। अगर आप समझ पा रहे हैं कि डिलीटेड में ये पोर्शन में डेफिनेटली कनेक्शन है, ये छोड़ सकता हूँ, ये कर सकता हूँ,
तो आप अपनी बेसिकली अपनी समझ के हिसाब से आप उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरा एडवाइस अभी भी यही रहेगा कि सब कुछ पढ़ लीजिए फॉर पीपल हु आर अपियरिंग ओनली इन गेट. Anyways, who are appearing in other examinations, they have to study each and every part of the syllabus. Because GATE एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पर छोटे छोटे माइन्यूट मार्क्स से अप एंड डाउन हो जाता है रैंक, और काफ़ी छोटे मार्क्स पे आपका रैंक और स्कोर ऊपर नीचे होता है. ठीक है, तो ये हुआ है इसका इम्पैक्ट. अब आगे बात करते हैं जो डाउट्स आपके थ्रू मुझे मिले हैं रिगार्डिंग पैटर्न में चेंज, सब्जेक्ट एडिशन डिलीशन में. सबसे पहला डाउट है कि थर्ड ईयर स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर मैं थर्ड ईयर में हूँ, मेरी तैयारी मैंने फाइनल ईयर में सोच के रखा था कि एग्ज़ाम दूंगा, हालांकि नोटिफिकेशन में ऐसा आया है कि थर्ड ईयर वाले बैठ सकते हैं, तो क्या मैं एग्ज़ाम में अपीयर हूँ या ना हूँ, जल्दी जल्दी सिलेबस को रश करना चाहिए एग्ज़ाम में अपीयर होने के लिए. तो पहले तो मेरा एडवाइस यही है कि जैसे कि एक एक्सपीरियंस वाली बात है कि आपको एग्ज़ाम देने को मिल रहा है तो आप बैठिए. मैं रश करने के अगेंस्ट हूँ, आप रश मत करिए. सिलेबस जितना आपने अभी तक पढ़ा है सिर्फ उसको अच्छे से रिवाइज करके उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आप एग्ज़ाम में बैठिए. रश मत करिए, जिस तरीके से प्लान किया था सिलेबस कंप्लीशन को उसी तरीके से आप करके चलिए. ठीक है, ताकि एक एक चीज़ क्लियर होती चले. थर्ड ईयर में अगर आप एंड में हैं और बैठना चाह रहे हैं एग्जाम में, बैठ जाइए, एक्सपीरियंस के लिए अच्छा होगा, लेकिन सिलेबस को जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश में मत रहिए. ठीक है, और अगर आपका रैंक अच्छा आता है तो एनीवे गेट स्कोर 3 साल तक वैलिड है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं आगे एमटेक वगैरह के लिए भी और भी चीज़ों में. तो ये चीज़ ध्यान रखिए. ठीक है, प्लस ये चीज़ समझिए कि थर्ड ईयर में है तो डेफिनेटली उससे आपको PSU तो मिलने वाला है नहीं, बिकॉज आपका डिग्री क्लियर नहीं है. ठीक है, तो इस साल तो PSU आपको नहीं मिलेगा, तो आप उस चीज़ को फोकस मत करिए, एग्जाम को अच्छे से दीजिए अगर बैठ रहे हैं तो. अब बात करते हैं आगे कि सिलेबस एडिशन डिलीशन, जैसा कि मैंने आपको अच्छे से समझा दिया कि आपको एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, क्या चीज़ पढ़नी है क्या चीज़ छोड़नी है, नए टॉपिक्स कैसे पढ़ने हैं, पढ़नी है नहीं पढ़नी है. ठीक है, और मैंने ये भी बताया कि जो लोग सभी एग्जाम्स दे रहे हैं उनको सब कुछ पढ़ना है, कोई चीज़ छोड़नी नहीं है. नए जो एडिशनल टॉपिक्स ऐड हुए हैं उनको आपको अच्छे से और प्रिपेयर कर लेना है. ठीक है, अब बात करते हैं कि मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस जो हैं उनको कैसे टैकल करना है. तो मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस थोड़े से चैलेंजिंग तो होते हैं, बिकॉज मार्क्स जो है उसमें मिलने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं. ये जेई में भी आता है, अगर आप सब लोग जेई एडवांस के थ्रू या जेई मेंस के थ्रू आप गुजरे होंगे अपने टाइम में, तो आपको एक्सपीरियंस थोड़ा बहुत तो होगा. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट चीज़ है हर चीज़ को अच्छे तरीके से करने का एक ही तरीका कि आप उसको प्रैक्टिस करें. आप जो इस साल से टेस्ट सीरीज देंगे उसमें मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आएंगे, तो आप प्रैक्टिस करेंगे. मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होंगे कि 3 स्टेट्समेंट 4 स्टेट्समेंट दे रखे हैं, उसमें से कितने सही हो आपको सिलेक्ट करना है. ठीक है, न्यूमेरिकल मुझे लग रहा है आ सकते हैं न्यूमेरिकल भी मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन, लेकिन मुश्किल है थोड़ा सा कि एक क्वेश्चन दे दिया उसमें 4 न्यूमेरिकल वैल्यूज में से कौन कौन सा सही है. एक सॉइल का क्वेश्चन दे दिया, ई निकालने को बोला, वॉइड रेशियो निकालने को बोला, सैचुरेशन निकालने को बोला, ऐसा पूछा जा सकता है. बट आई बिलीव कि मोर और मोर क्वेश्चन कंसेप्चुअल थ्योरेटिकल ज़्यादा हो सकते हैं मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन में. ठीक है, टैकल करने का तरीका टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, प्रैक्टिस करिए, और ये ध्यान रखिए कि इसमें एलिमिनेशन वाला चीज़ वर्क नहीं करेगा. बी वेरी कॉशियस वाइल डूइंग दिस क्वेश्चंस. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप ये कर सकते हो कि आप जब टेस्ट दे रहे हो तो आपके सारे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगाना प्रैक्टिस कर सकते हो कि मल्टीपल सिलेक्ट को पहले करूँ एंड में करूँ. थोड़ा सा काम एंड कंपोजर रखना पड़ता है. तो आप जब टेस्ट प्रैक्टिस करोगे उसमें अपनी सारी स्ट्रेटेजीज ट्राई करके देख लोगे कौन सी चीज़ आपके लिए वर्क कर रही है. ऐसा हो सकता है कि किसी के लिए एंड में कर रहा है तो आराम से कर रहा है तो अच्छे से बन रहा है, ये समझ में आ रहा है, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी वर्कआउट कर लीजिए. ये ध्यान रखिए थोड़ा सा कंपोजर मेंटेन करना जरूरी है इन क्वेश्चन को करने के लिए. और एलिमिनेशन की चीज़ वर्क नहीं करेगी. सारे ऑप्शंस के बारे में अगर आपको पता होगा तो ही आपको कंप्लीट मार्क्स मिलने के चांसेस हैं, अदरवाइज 0 मार्क्स मिलेगा. हालांकि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है और कोई पार्शियल मार्किंग नहीं है. ठीक है, तो ये हुआ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस पे. तो जैसा कि थ्रू आउट द नोटिफिकेशन में जो चेंजेस हुए उसमें मुझे ये समझ में आया कि एक और पे आपका सिलेबस डिलीट भी हुआ है बहुत सारा, तो एग्जाम थोड़ा सा इजी हो जाएगा मैं बोलूँगा. लेकिन मल्टीपल सिलेक्ट के एडिशन से थोड़ा सा और टफ हो गया है, तो बैलेंस हो गया ओवरऑल जितना मुझे समझ में आया चीज़ें. जैसे सिविल में मैं देखूँ तो एडिशन कम हुआ है, डिलीशन ज़्यादा हुआ है तो सब्जेक्ट्स का, सिविल इंजीनियरिंग में पर्टिकुलरली. दूसरे सब्जेक्ट्स के बारे में, दूसरे ब्रांचेस के बारे में बात नहीं करूँगा. तो ओवरऑल अभी भी उतना ही बैलेंस है, उतना ही कॉम्पिटिशन है, कोई घबराने या कोई डरने की जरूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू बी मतलब अफ्रेड ऑफ द न्यू चेंजेस. आप उसको प्रैक्टिस करिए, टेस्ट दीजिए, मल्टीपल सेलेक्ट भी आपसे बन जाएंगे, कोई इतना चैलेंजिंग चीज़ नहीं है. अब बात करते हैं कि गेट, जैसा कि आपको पता है कि एग्जाम व्हाट आई बिलीव कि टाइम पे होगा, जो टाइम प्रिस्क्राइब है फरवरी के फर्स्ट वीक सेकंड वीक में जो होता है उसमें ही होगा. आप ये ध्यान रखिए कि जो चेंजेस हुए हैं उससे आपको प्रिपेयर कर लेना है खुद को. टेस्ट दे के, नई चीज़ दे के, नए पेपर में अटैम्प्ट कर रहे हैं तो उसका टेस्ट दे के सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है. और फोकस यही रहेगा कि आप एंड में अच्छे से रिविजन करें, आपके खुद के शॉर्ट नोट्स बनाएं, टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें. सॉइल हुआ, इन्वायरो हुआ, आरसीसी हुआ, स्टील हुआ, बेसिकली स्ट्रक्चर हुआ, सोम हुआ, ट्रांसपोर्टेशन हुआ, फ्लूइड हुआ, इन टॉपिक्स को प्रायोरिटाइज करें ओवर इरिगेशन
या बिल्डिंग मटेरियल या फिर आपका हाइड्रोलॉजी, इनके ऊपर आप इनको प्रायोरिटाइज करें, इनको अच्छे से करें। ऑब्वियसली कवर पूरा सिलेबस करना है, लेकिन थोड़ा सा एक टाइम में लिमिट, टाइम को देखते हुए थोड़ी प्रायोरिटी बना के चलें। और जो भी आपको लॉस हुआ है थ्रू द पैंडेमिक, उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, अपनी प्रैक्टिस करते रहें। और बिफोर 2 मंथ्स अगर आप सिर्फ गेट दे रहे हैं तो टेस्ट सीरीज लगाना शुरू कर दीजिए, प्रैक्टिस करिए, हर एक पार्ट टेस्ट दीजिए, फुल टेस्ट दीजिए, एनालाइज करिए, गलती को लिख लीजिए, गलती को याद करिए, फॉर्मूले जो नहीं याद हो रहे हैं उसको लिख लीजिए सामने टेबल पे, ताकि आप उन चीज़ों को भूलें ना। और टेस्ट आप शुरू करिए 2 महीने पहले। और उसके अलावा अगर आप EAC प्लस गेट दे रहे हैं तो जो EAC के प्री के बाद का टाइम होता है उसमें आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए, आपके गेट के प्रीवियस ईयर को, गेट के टेस्ट को, और गेट के बेसिकली जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं। तो एक कंप्लीट स्ट्रैटेजी अभी से डिलीनिएट कर लीजिए 3-4 महीने का आगे का, ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छा हो सके। और आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन। डरने की जरूरत नहीं है, चेंजेस को थोड़ा ध्यान रखिए। हमारी जो टेस्ट सीरीज आने वाली है, जहाँ पर भी आप जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं उसमें ये सब चेंजेस ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हो जाएंगे, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपका पूरा तैयारी A to Z हो जाएगा। और रही बात मल्टीपल सेलेक्ट की या चेंज सब्जेक्ट्स एडिशन की या नए पेपर की, सब चेंजेस को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को आप स्ट्रीमलाइन कर लीजिए अगले 4 महीने के लिए। सो वी विल बी ब्रिंगिंग अप मोर सच वीडियोज़ फॉर यू ऑन अल्फा स्ट्रैटेजीज ऑन आवर अल्फा लर्निंग यूट्यूब चैनल, and stay tuned. We will be coming up with more such videos for your help. So bye bye.